चलिए बेटा जी, पढ़ाई लिखाई करेंगे थोड़ी सी। लेट्स रिवाइज द केसेस। चलो अच्छे से। द केसेस, दिस रिवीजन वीडियो शुड वर्क वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। जब घर पे बैठे हैं और अपन को लगता है पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो बेहतरीन तरीके से यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे साथ साथ में जब जब मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देते रहो, बोलते रहो, तो आपको अभी कभी याद हो जाएगा। देयर आर मियरली 32 केसेस, तो पता भी नहीं चलेगा और ये केस खत्म हो जाएंगे सारे के सारे केसेस। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग द फर्स्ट केस, दैट इज श्रुति वोरा, नीरज कुमार अग्रवाल, पार्थिव दलाल एंड आदित्य ओम प्रकाश गगर वर्सेस सेबी। द फर्स्ट केस क्या हुआ था यहाँ पर, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दिया था एज रिसीव्ड। उनको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था। उनमें से कुछ के जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्चुअल डेटा से मैच हो गई, तो इन लोगों को उठा लिया गया फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। तब ये कहा गया कि सर हमने तो व्हाट्सएप मैसेज को किया है फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, एंड देयर आर वेरियस वेबसाइट्स लाइक मनी कंट्रोल जिन्होंने डेटा को ऑलरेडी दिया था एक्सपेक्टेड डेटा। हमने बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे, उनमें से कुछ मैसेजेस के अंदर द डेटा गिवन इन द मैसेज मैच विद द एक्चुअल डेटा, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो व्हाट्सएप पे मियरली मैसेज को फॉरवर्ड करना एज रिसीव टू वेरियस ग्रुप्स, उनमें से अगर कोई डेटा मैच हो जाता है तो एक्चुअल डेटा, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कम्युनिकेट करना नहीं कहा जाएगा। पहली चीज, वंडरफुल। विदाउट वेस्टिंग टाइम सेकंड केस, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस सेबी। अच्छे समझना, यहां पर हुआ यह था कि सेबी ने बहुत समय बाद डिलेड प्रोसीडिंग किया था, डिलेड पेनल्टी इंपोज किया था। तो बैंक का कहना था कि इतना डिले के बाद में हमारे ऊपर पेनल्टी इंपोज किया है तो ये वैलिड नहीं रहेगा। सैट ने बहुत केयरफुली जजमेंट दिया था कि मियरली डिले ऑन पार्ट ऑफ सेबी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। सेबी डिलेड चाहता है तो डिलेड प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, सेबी डिले चाहता है तो डिलेड पेनल्टी इंपोज करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सेबी ने डिलेड पेनल्टी इंपोज की है इसके लिए प्रोसीडिंग कैंसिल हो जानी चाहिए। दिस इज नॉट अ ग्राउंड, इट इज नॉट अ ग्राउंड टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी दैट सेबी ने डिलेड पेनल्टी इंपोज की है। बट इन दिस केस वी रिड्यूस द पेनल्टी एंड वी रिड्यूस द पेनल्टी टू नेग्लिजिबल अमाउंट। उन्होंने रिड्यूस कर दी पेनल्टी को, बट उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या था कि सेबी ने डिलेड प्रोसीडिंग इनिशिएट किया, डिलेड पेनल्टी इंपोज किया है। दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू ऑब्जेक्ट। SL2 आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस सेबी। फिर आता है SL3 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेबी एंड सैट। क्या हुआ यहां पर एक ऐसी चीज कही गई जो कि कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पहले से हमको पता था। एक व्यक्ति के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी इंपोज की, सेबी को यह पेनल्टी एरोनियस लगी, सो सेबी ने रिवीजन का ऑर्डर पास किया। तो क्या सेबी एओ के ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन के लिए फाइल कर सकता है? यस नो? यस। सेबी को अगर कोई भी ऑर्डर लगता है एरोनियस पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो सेबी उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। और यहां पर प्रैक्टिकली एक चीज बताई थी, मुझे बताओ, सेबी उस ऑर्डर को रिवाइज करके कम करता है या ज्यादा करता है? दैट इज समथिंग टू लर्न। कि हमारे मेंटली बचपन से हम क्या सोचते हैं, सेबी उसको कम करता होगा, नहीं। सेबी को लगता है द ऑर्डर हैज बीन पास व्हिच इज एरोनियस, मतलब कम पेनल्टी इंपोज की है, सेबी उसको रिवाइज करके ज्यादा भी कर सकता है। क्या लिखा है यहां पे? सेबी कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग इफ इट कंसीडर्स ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरोनियस एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आफ्टर मेकिंग द इंक्वायरी सेबी में मॉडिफाई द पेनल्टी इंपोज, सेबी पेनल्टी को मॉडिफाई कर सकता है। वंडरफुल। SL3 SL4 डॉक्टर उन्दित मल्होत्रा वर्सेस सेबी। बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ था यहां पे? क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इज कैन सेबी पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर वेयर देयर इज मियरली अ प्राइमा फेसी केस। कि सिर्फ एक प्राइमा फेसी केस है किसी के अगेंस्ट, अगर किसी के अगेंस्ट एक प्राइमा फेसी केस है तो क्या उसके अगेंस्ट हम एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं क्या? तो इसमें कहा गया कि सेबी के पास पावर है एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की, बट दैट पावर हैज टू बी यूज्ड स्पेरिंगली, रेयरली, इन एक्सेप्शनल केसेस। देयर इज नो डाउट दैट सेबी इज द पावर टू पास एन इंटरिम ऑर्डर एंड दैट इन एक्सट्रीम अर्जेंट केसेस सेबी कैन पास एन एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर, बट सच पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली एंड रेयरली। मतलब आपका जब मन आएगा तब आप उस पावर को यूज नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ स्पेरिंगली यूज करेंगे। तो हमने ये सीखा इसके अंदर इशू क्या है, एक्स पार्टी ऑर्डर से भी पास कर सकता है क्या? हाँ। तो वो सिर्फ प्राइमा फेसी केसेस में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है कि द आंसर इज नो। एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने का राइट तो है, बट दे हैव टू बी यूज्ड स्पेरिंगली, रेयरली, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। चलिए, जबरदस्त। SL4 फिर आता है SL5। ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स के वॉयलेशन के रेगुलेशन का वॉयलेशन किया था, तो उनका जो पेनल्टी था उसको सैट ने रिड्यूस कर दिया टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने वॉयलेशन किया, उनके अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई
1 करोड़ की पेनल्टी को रिड्यूस करके तकरीबन 50 लाख की पेनल्टी लगा दी गई और दैट वाज ऑल द केस अबाउट। तो एक एंटिटी जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उनका जो प्रोविजन उसको कंप्लाई नहीं किया तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। सैट के पास जाकर उन्होंने पेनल्टी को रिड्यूस करा दिया, नथिंग हियर। SL6 मिस्टर महेंद्र गिरधारीलाल वर्सेस NSE सेबी एंड टी स्टेन्स एंड कंपनी लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया, यहां पे डिसेमिनेशन बोर्ड की बात हुई थी। हाँ, पूरा केस याद आ जाना चाहिए इसके साथ में। एक कंपनी है वो की लिस्टेड थी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पे, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को ही डीरिकॉग्नाइज कर दिया। अ कंपनी was listed at Madras Stock Exchange, Madras Stock Exchange itself was derecognized। तो ये कंपनीज को क्या किया गया, इनको डिसेमिनेशन बोर्ड पे लिस्ट कर दिया गया ऑफ NSE। NSE के डिसेमिनेशन बोर्ड पर आ गए, वहां पर ये ऑर्डर पास किया गया, या तो इफ यू आर क्वालिफाइड टू बी लिस्टेड एट NSE तो मेन बोर्ड पे आ जाओ, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो आप एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो सारे शेयर होल्डर्स को और फिर डिसेमिनेशन बोर्ड से एग्जिट हो जाओ। इस कंपनी ने बायबैक किया, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी और फिर जब ये डीलिस्ट होने लग गई तब कुछ शेयर होल्डर्स आ रहे कि अरे अरे सर आपने ऐसे कैसे डीलिस्ट कर दिया, हमको तो बताया ही नहीं। तब यहां पर ये कोर्ट में केस गया और इट वाज हेल्ड बाय सैट दैट द कंपनी हैज गिवन बायबैक ऑफर, मतलब एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे चुकी है, अब ये कंपनी डीलिस्ट होके रहेगी। इन्होंने प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, वो डिसेमिनेशन बोर्ड पे आई, बायबैक का ऑप्शन दिया, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी एंड देयरआफ्टर दे आर गेटिंग देमसेल्व्स डीलिस्टेड। सो दैट्स अ फेयर प्रोसेस, वापस लिस्टिंग नहीं होगी। क्या हुआ यहां पे, वेयर द बायबैक ऑफर इज मेड विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फेयर प्राइस, द स्टॉक एक्सचेंज इज करेक्ट टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द डिसेमिनेशन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां से डिसेमिनेशन बोर्ड से निकालना बिल्कुल फेयर है, कुछ भी अनफेयर यहां पे नहीं हुआ है। फिर आता है आपके समक्ष SL7 सिनर्जी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड वर्सेस BSE सैट। क्या हुआ यहां पे, द कंपनी, अरे यार नहीं याद आ रहा है कि तुमको एक वर्ड से ही आपको ज्यादा जाना चाहिए, स्पेशलाइज्ड लॉयर। एक कंपनी ने टाइम पे अपील फाइल नहीं की, लेट अपील फाइल की, तो ये इशू गया है सैट के समक्ष, क्या इनकी डिलेड एप्लीकेशन को लेना है या नहीं लेना है। सो व्हाट इज द रीजन, हम ऐसा रहता है अगर कोई भी उनका सेटिस्फाइंग जेन्युइन रीजन लगता है तो डिलेड एप्लीकेशन ले सकते हैं, बट इनका रीजन क्या था, इनका रीजन थे दो, वी वर अनेबल टू फाइंड स्पेशलाइज्ड लॉयर एंड वी वर अनेबल टू कलेक्ट द रिसोर्सेज मनी टू फाइल फॉर द केस। तो ये दो ग्राउंड क्या ये रीजनेबल कॉज में रहेंगे क्या, सैट ने कह दिया कि दोनों ग्राउंड रीजनेबल कॉज में रहेंगे। एक सरप्राइजिंग जजमेंट था, बट दैट वाज इट। The company delayed in filing the appeal because of the reason that it took time to find specialized lawyer in securities market and also took time to pool resource to file the appeal. SAT finds this to be sufficient cause to file an appeal. SAT को लगता है कि sufficient cause है to file an appeal. जबरदस्त। फिर आता है एक और केस फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस, नाइसर ग्रीन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस सेबी। इसके अंदर क्या हुआ था, in the absence of any evidence, the appellant has refunded and they are ready and willing to pay the balance amount to the investor in time-bound manner. SAT is of the opinion that there is no infirmity in the order passed by SEBI disposing of their representation. याद आ रहा है क्या कुछ, यहां पर SEBI ने एक ऑर्डर पास किया था कि आपको इतने समय के अंदर पूरा पेमेंट कर देना है, CIS के अंदर रजिस्ट्रेशन किए बिना इन लोगों ने बिजनेस किया था। एनीवेज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पस बट बता देता हूं, तो CIS में रजिस्ट्रेशन किए बिना आपने बिजनेस किया था, सैट ने ऑर्डर पास किया था आपको पूरा रिफंड कर देना है। कंपनी बोली कि हमने सब्सटैंशियल पैसा, टू बी वेरी प्रिसाइज 27.48 करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी रिफंड कर दिया है और बचा हुआ भी जल्दी से कर देंगे, हमको बंद मत करो। तो सेबी ने कहा कि ठीक है, प्रूफ बता दो कि आपने 27.48 रिफंड कर दिया है। हमने 27.48 रिफंड कर दिया है, हमें बंद ना करो। हाँ नहीं कर रहे, आप थोड़ा डॉक्यूमेंट दे दो, प्रूफ दे दो, एविडेंस देखो, हमने 27.48 रिफंड कर दिया। द कंपनी डिड नॉट सबमिट अ सिंगल प्रूफ that they had actually refund 27 crore rupees and hence SAT ordered कि यहां पर कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं आया कि उन्होंने रिफंड कर दिया, so we are ordering them to close down. In the absence of any evidence that the appellant has refunded and they are ready and willing to pay the balance amount to investor in time-bound fashion, SAT is of the opinion that there is no infirmity, there is no mistake in the order passed by SEBI disposing of their representation. Another order just for your information. फिर आता है मेसर्स सनगोल्ड कैपिटल लिमिटेड केस, ये भी सेबी का एक ऑर्डर था, बस उस ऑर्डर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ एन अक्वायर 1997 का रेगुलेशन और 2013 के रेगुलेशन के अंदर कैसे स्विच ओवर होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ एन अक्वायरर हैज ट्रिगर्ड एन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन अंडर द ओल्ड रेगुलेशन and has not given the open offer, meanwhile the old regulation has been repealed with the new regulation, SEBI held that even after the new regulation has been notified, still the pending offer will be given as per the old regulation. मतलब
सेबी का ओल्ड टेक ओवर रेगुलेशन है 1997 का, यहां पर ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है, अभी तक ओपन ऑफर दिया नहीं है, और 2011 का रेगुलेशन आ गया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा कि ओपन ऑफर ट्रिगर तो हुआ था 1997 में और ओपन ऑफर देंगे 2011 के हिसाब से, ऐसा नहीं होगा। जो ओपन ऑफर ट्रिगर हुए हैं 1997 में, वो 1997 के प्रोसेस के हिसाब से ही ओपन ऑफर दिए जाएंगे। तो मान लीजिए आज 1997 रिपील हुआ और 2011 आ गया, मेरा ओपन ऑफर यहां पे ट्रिगर हुआ, भले ही मैं ओपन ऑफर दे यहां पे रहा हूं, इट विल बी एज पर 1997। तो जो ओपन ऑफर 1997 के अंडर ट्रिगर हुए वो प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे ओपन ऑफर का अंडर 1997। अभी क्लियर? चलिए जबरदस्त। उसके बाद में आता है SL10 रिको इंडिया लिमिटेड केस, अनदर केस फॉर मियरली योर इंफॉर्मेशन पर्पस। क्या हुआ था यहां पर? बहुत जबरदस्त। एक व्यक्ति है अमलेंदु मुखर्जी, traded to the account of 4 Dimension Solutions Limited in the scrip of Rico India Limited while in possession of UPSI। तो एक व्यक्ति के पास कुछ UPSI था और उसके बेस पे उसने ट्रेडिंग की, इसके तहत उसको रॉन्गफुल गेन हुआ मोर देन 1 करोड़ का, और उसने रॉन्गफुल लॉस अवॉइड किया ऑफ 1 करोड़ 16 लाख का। याद आ रहा है ना क्या होता है रॉन्गफुल लॉस अवॉइड करना? दिस इज ऑल्सो अ नोशनल गेन। आपका जो लॉस था वो अवॉइड हो गया, ये भी आपका एक नोशनल गेन है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर तकरीबन 2.5 करोड़ का जो पेनल्टी था वो उसके ऊपर ऑर्डर किया गया। तो एक व्यक्ति, इससे हमने सीखा कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन पर्पस का था। तो आपने 1.25 करोड़ का प्रॉफिट किया और 1.25 करोड़ का रॉन्गफुल गेन अवॉइड किया, तो सेबी ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है। पहले तो आपसे ये डिस्गॉर्जमेंट हुआ है 2.5 करोड़ रुपए का, साथ में आपको 7 साल के लिए बैन कर दिया वगैरह वगैरह अलग। तो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो नोशनल गेन है, जो आपने लॉस अवॉइड किया, लॉस अवर्ट किया है, वो भी आपको पेनल्टी के तौर पे भरना पड़ता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर्पस था, अच्छा था। फिर आता है विशाल विजय शाह का केस, बहुत अच्छी बात है यहां पे। हाँ जी मैम, बैन कर दिया गया जी। तो इनके कोई रिलेटेड पार्टी या फिर कोई रिलेटेड से वो ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनके पैसे जो है उससे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे ना। इनका क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं एक बार। मान लीजिए शुभम शुक्लेचा ने आज कुछ किया, शुभम शुक्लेचा को बैन कर दिया, तो क्या मैं मेरे डैड के अकाउंट से ट्रेड कर सकता हूं? तो मेरे डैड के अकाउंट से जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तब ट्रेड तो मेरे डैड करे ना प्रैक्टिकली। नाउ हु इज टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन, इस प्रकार से रोका नहीं जा सकता। बट ये व्यक्ति अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेड नहीं कर सकता है, अपनी कोई कंपनी खोल के उससे ट्रेड नहीं कर सकता है। तो मेरे डैड के डीमैट अकाउंट से अगर मैं ट्रेड करूंगा तो वहां पर जो प्रॉफिट हुआ तो मेरे डैड का होगा ना, ऐसा। इसको हम कभी रोक ही नहीं सकते, बिकॉज आज मान ली छोड़ो ना, मैं मेरे स्टूडेंट के डीमैट अकाउंट से ट्रेड कर लूंगा तो इसे रोका नहीं जा सकता है। लॉ क्या बैन कर सकता है? आपके जो पैसे बैंक अकाउंट में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेड नहीं कर पाओगे, दैट इज बीन प्रोहिबिटेड। ठीक है, चलिए हम 11 पे आ रहे थे। विशाल विजय शाह का केस समझेंगे अच्छे से। इस केस के अंदर बहुत देर तक हमने कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। द कंसेप्ट वाज कि कभी भी एक ब्रोकर किसी भी व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में जो पैसा लेता है वो उसी व्यक्ति के अकाउंट से लेगा, वो उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से लेगा, किसी थर्ड पार्टी से ले जा रहा है बीच बीच में। यस पीपल, चले। सो वी आर टॉकिंग अबाउट SL11 विशाल विजय शाह का केस। क्या होता है इसके अंदर याद करो, मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का डीमैट अकाउंट है, ब्रोकर है, तो ब्रोकर पे जिम्मेदारी है कि एक्स के डीमैट अकाउंट में एक्स के ही बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए, किसी और के बैंक अकाउंट से आना नहीं चाहिए। और एक्स के डीमैट अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा वो सेटलमेंट अकाउंट से भी एक्स के ही बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, कहीं और जाना नहीं चाहिए। दैट इज द रूल। ये ब्रोकर ने वो रूल को वायलेट किया था। ये अपने क्लाइंट के किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से अपने क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में पैसा लोड करवा लेता और वहां से जब पैसा निकलता था वो भी किसी और के बैंक अकाउंट में चले जाता था। तो ये सब ये ब्रोकर कर रहा था। इस कारण से इस ब्रोकर को थोड़ा सा फोड़ा गया और इस ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। The objective of opening and maintaining a separate account, that is okay. SEBI ordered the certificate registration of notice to be suspended for 1 year. तो ये ब्रोकर क्या करता था, ये एक्स के डीमैट अकाउंट में किसी और के बैंक अकाउंट से पैसा लोड कर रहा था और वहां से जब उसने प्रॉफिट कमा लिया वो वापस भी किसी और के बैंक अकाउंट के अंदर प्रोसेस करवा रहा था। सो दिस इज हाउ दे वर ट्रांजैक्टिंग मनी। ये ब्रोकर रूल का वायलेशन कर रहा था दैट एक व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में उसी के बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए। तो इस ब्रोकर को सेबी ने 1 साल के लिए बैन वगैरह कर दिया। आर वी क्लियर हियर? आज की तारीख में ये सब पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज ऑल लिंक्ड। तो आज की तारीख में तो पॉसिबल ही नहीं होता है, बट हाँ पहले संभव था। तो इन्होंने क्या, विशाल विजय शाह का केस। फिर आता है फॉर इंफॉर्मेशन बेकर इंडस्ट्रीज का केस। 2 केसेस बैक टू बैक बेकर इंडस्ट्रीज के ही हैं। हुआ कुछ भी नहीं है, इस कंपनी ने
फ्रॉडुलेंट एडवांटेज करके जीडीआर्स इशू किए थे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू की थी और उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई थी। तो पहले केस में SL12 में कंपनी को फोड़ा गया और SL13 के अंदर उसके डायरेक्टर्स एक्सेट्रा जो ऑफिस होल्डर है उनको फोड़ा गया, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई। फॉर इंफॉर्मेशन वाला केस है। फिर आता है SL14 मेसर्स एशलर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ नॉन जेन्युइन ट्रेड्स थी। नॉन जेन्युइन ट्रेड्स जिसको हम अलग अलग नाम से जाना जाता है, नॉन जेन्युइन ट्रेड, मिसमैच ट्रेड, जिसको हम सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कहते हैं, जहां पे जेन्युइनली लोगों ने बाय और सेल नहीं किया है, हमने ही बाय और हमने ही दूसरे अकाउंट से उसको सेल वगैरह कराया। नॉन जेन्युइन ट्रेड करके हमने किसी भी चीज के प्राइसेस को बढ़ाते गए, पर जब पकड़ा गया सेबी इंपोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 84 लाख ऑन दी एंटिटी फॉर एंगेजिंग इनटू फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। आपको थोड़ा सा याद आएगा इस लाइन से, फटाफट से याद दिलाता हूं। द ट्रेड्स एंटर्ड बाय नोटिसी वर रिवर्स्ड ऑन द सेम डे within few minutes with the same counterparty at a substantial price difference without any basis for significant change in the contract price, which indicates that these trades were artificial and non genuine। कि यहां पे बाय का कॉन्ट्रैक्ट आता था 1 लाख शेयर्स का, तुरंत ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट आता था 1 लाख शेयर्स का। तो ये क्या होती है, नॉन जेन्युइन ट्रेड्स जिससे इन्होंने प्राइस को बढ़ाया था। चलिए, ये आ रहा है एशलर कमोडिटीज, अगेन अनदर केस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। SL14 फिर आता है SL15 एडजुडिकेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेसर्स बी रंगनाथन इन द मैटर ऑफ एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने इसके अंदर भी थोड़ा गूगल करके देखा था। इसके अंदर यही चीज देखी कि एक एंटिटी थी, आंटी नहीं थी, एक एंटिटी थी। उस एंटिटी ने क्या किया था, उस एंटिटी ने वायलेशन किए थे बहुत सारे। उस एंटिटी के लिए ऐसा बोला गया कि आपके बुक्स को ओपन करना चाह रहे हैं फॉर लास्ट इतने ईयर्स, तब भी उन्होंने मना किए। फिर जब उनके बुक्स ओपन किए गए, वहां पे बहुत सारा फ्रॉड निकला, तब पेनल्टी इंपोज की गई बहुत सारे लोगों पे। और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हमारे सामने है, CS के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई फॉर नॉट क्लोजिंग द ट्रेडिंग विंडो। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की एक जिम्मेदारी होती है, वो लिस्टेड कंपनी के CS पे रहती है कि कुछ समय के लिए जो सेबी ने नोटिफाई किए हुए हैं, आपको ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी है, उस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। सेबी की इस ऑर्डर को CS ने फॉलो नहीं किया, CS ने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज नहीं किया था, इस कारण से CS के ऊपर 5 पेटी की पेनल्टी लगा दी गई। बहुत बढ़िया हुआ। SL15 फिर आता है SL16 डॉक्टर उपल देवेंद्र कुमार वर्सेस सेबी। यहां पर क्या हुआ था, वेदर अ डायरेक्टर हु वाज अ डायरेक्टर फॉर अ शॉर्ट टेन्योर ऑफ 50 days and was not even responsible for the day-to-day affairs of the company is liable for the default of the company। एक कंपनी है, उन्होंने वापस CIS का बिजनेस कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सारा डिफॉल्ट क्या था, एग्रीकल्चर लैंड का बिजनेस था इनका। सो फार यस वही केस है। तो इनका CIS के अंदर ये बिजनेस कर रहे थे एग्रीकल्चरल लैंड, और उसमें जैसे ही पता चला इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बिना किया था, बहुत सारे वॉल्यूशन हुए थे, इनके सारे डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई। इनके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर थे डॉक्टर उपल देवेंद्र कुमार। उनका कहना था दैट आई वाज डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी फॉर मियरली 50 days, फर्दर आई वॉज नॉट इवन अवेयर अबाउट डे-टू-डे अफेयर्स ऑफ दिस कंपनी। तो आप मेरे ऊपर क्यों इतनी बड़ी पेनल्टी लगा रहे हो। तो इस केस को बहुत केयरफुली देखा सैट ने, एंड सैट ने ऑर्डर पास किया दैट इफ समवन वाज द डायरेक्टर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड ही वाज नॉट इवन इन्वॉल्व इन डे-टू-डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो डे-टू-डे अफेयर्स में इन्वॉल्व भी नहीं और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए डायरेक्टर है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो इस केस में डॉक्टर उपल देवेंद्र कुमार के ऊपर से पेनल्टी हटा दी गई थी। As the director was not aware about and involved in the CIS and its functioning at all during his 50 days short tenure, he cannot be held liable। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही फेंकेंगे वो लोग कि कोई वायलेशन हुआ होगा, मोस्टली CIS का ही एग्जाम्पल लेंगे, और उसके अंदर एक व्यक्ति डायरेक्टर था फॉर अ शॉर्ट टेन्योर, 30 days, 35 days, 40 days, 45 days ऐसा टाइम पीरियड देंगे, एंड ही वाज नॉट इवन अवेयर वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल। तो हमें इस केस का रेफरेंस देके लिखना है, इफ अ पर्सन इज अ डायरेक्टर फॉर अ शॉर्ट टेन्योर एंड ही वाज नॉट इवन अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल कंसीडरिंग दिस केस। बिल्कुल ठीक है यारों। SL16 फिर आता है SL17 बजाज फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस सेबी। कार्वी याद आ रहा है किसी को, हाँ कार्वी के अंदर, लेकिन यहां पर एक इशू हो गया था, सैट ने मेन इशू का आंसर दिया नहीं था। इशू क्या था, फ्रॉड से याद दिलाता हूं। कार्वी ने बजाज फाइनेंस से लोन लिया, बदले में मॉर्गेज जिसे कहते हैं, प्लेज जिसे कहते हैं, वो किए शेयर्स, सिक्योरिटीज। तो कार्वी ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लिया कि अपने सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी के रूप में देके, वाह, अपने सिक्योरिटीज को ही मॉर्गेज प्लेज सिक्योरिटी के रूप में देते हुए उन्होंने लोन ले लिया। ठीक है, अब वो बजाज फाइनेंस के इस लोन को रिपे नहीं कर रही थी, तो बजाज फाइनेंस वाज वेरी रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें शेयर्स को बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। बट तभी सेबी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कार्वी के अगेंस्ट कि उसकी सारी सिक्योरिटीज को कर दिया गया है फ्रीज,
क्योंकि उसने कुछ नॉन कंप्लायंस किया, तो उस कार्वी की सारी सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दिया गया है कि कोई भी उनके कोई भी एसेट को बेच नहीं सकता है। अब बजाज फाइनेंस यहाँ पे परेशान हो गया है कि ये कोई बात हुई क्या, आपने उनके नॉन कंप्लायंस के कारण उनके सारे सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दिया। आई वॉन्ट टू रिकवर माई लोन बाय सेलिंग दोज शेयर्स, प्लीज अलाउ मी टू डू सो। तो यहाँ पे लीगल इशू ये बना कि अगर कोई एनबीएफसी विच इज नॉर्मल बिजनेस ऑफ गिविंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, उसने लोन दिया है, उसको सिक्योरिटी सेल करनी है, और उस कंपनी अदर कंपनी इसने लोन लिया था उसके अगेंस्ट सेबी का कोई ऑर्डर है फ्रीजिंग देयर एसेट, तो क्या ये सिक्योरिटी को बेच सकता है या नहीं? हमें इसका लीगल इशू का आंसर चाहिए था, बट लीगल इशू का आंसर नहीं मिला। सैट डिड नॉट आंसर द इशू वेदर बजाज फाइनेंस कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी रिकवर द लोन और नॉट। सैट ऑर्डर्ड सेबी टू डिसाइड ऑन द इशू कंसीडरिंग द फैक्ट्स। तो सैट ने इस इशू को वापस भेज दिया सेबी के समक्ष, ये हमारे सामने है ऐसा। तो ये भी वही एनएससी डार्क फाइबर कोलोकेशन जैसे एक पॉपुलर केसेस में से एक आ रहा है जिसके अंदर कोई लीगल इशू नहीं है, आंसर आया ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है SL18 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेबी वर्सेस भावेश प्रभारी। जबरदस्त, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारे 3 पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज करता है, याद है ना 3 पॉइंट्स, अनफेयर एडवांटेज, लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, वेदर दीज आर इलस्ट्रेटिव और एग्जॉस्टिव। बोलो क्या थे? इलस्ट्रेटिव, दे आर इलस्ट्रेटिव इन नेचर, दीज आर एग्जांपल्स। इसके अलावा भी कोई पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज करना चाहता है तो वो कर सकता है। और दूसरा, ये जो लिमिट आई है सेक्शंस के अंदर कि आप पेनल्टी इंपोज करेंगे 5 लाख टू 50 लाख के बीच में, क्या इससे डिस्क्रिशनरी पावर एक्लिप्स हो गई है, खत्म हो गई है? द आंसर इज नो, इट इज देयर टू सप्लीमेंट। अभी भी आपके पास डिस्क्रिशन है कि आप 5 लाख से 50 लाख के बीच में कितनी पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं। सो ये जो रेंज दी है इससे भी आपकी पावर एक्लिप्स नहीं हुई है। दिस इज SL18, इंपॉर्टेंट केस था। फिर आता है PVP ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेबी SL19। इसने ऐसा कहा कि सेबी ने जब किसी के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज करता है तो उस व्यक्ति को तुरंत पेनल्टी भर देनी है, या सेबी पेनल्टी इंपोज करने के बाद में एक सेपरेट डिमांड नोटिस देगा पेनल्टी के लिए? क्या पेनल्टी के लिए एक सेपरेट डिमांड नोटिस की आवश्यकता है क्या? द आंसर इज नो। सेबी ने पेनल्टी ऑर्डर की, आपको उसी टाइम पे पेनल्टी दे देनी है। सेबी को कोई सेपरेट डिमांड नोटिस पेनल्टी या उसके इंटरेस्ट के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो डिमांड नोटिस रिक्वायर्ड एज सून एज द पेनल्टी इज ऑर्डर्ड, इट इज पेएबल बाय द एंटिटी। बहुत जबरदस्त। फिर जाते हैं एक थर्म फ्लो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस के अंदर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने पढ़ा कि एपेलेंट इज द प्रमोटर ऑफ टारगेट कंपनी, सर्टेन शेयर्स वर ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्रमोटर व्हिच वायलेटेड द टेकओवर कोड। कुछ शेयर्स थे जो ट्रांसफर हुए थे जिससे कि टेक ओवर कोड वायलेट हो गया, उनको बोला ओपन ऑफर देना होगा, बट तभी सैट ने कंसिडर्ड व्यू लिया कि वायलेशन कितने का हुआ है? 0.04%। इतना छोटा सा वायलेशन हुआ है, 25% टच किया है, बट इन्होंने सिर्फ 0.04% से टच किया है। तो उनको कहा गया कि काम करो, आपको ओपन ऑफर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यू फटाफट से सेल दीज शेयर्स एंड डिपॉजिट द मनी इन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड फॉर नो रीजन। इसका कोई लॉजिक नहीं था कि वो पैसे वहां क्यों जा रहे हैं, बट ऐसे ही कंसिडर्ड व्यू लिया कि आपके ऊपर हम ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं लगाते हैं, लेकिन 0.4% शेयर्स बेचो और पैसे डिपॉजिट करो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। सेट अलाउड द अपील, सेट हेल्ड दैट मियरली फॉर अ वायलेशन ऑफ 0.04% penalty of giving open offer is disproportionate. SAT ordered the promoter to transfer back the shares and deposit the purchase price to investor education protection fund. तो छोटा सा वायलेशन था, उसके लिए ओपन ऑफर का नहीं कहा गया। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप ओपन ऑफर नहीं देंगे तो भी चलेगा, जस्ट सेल द शेयर, गेट इन द लिमिट फटाफट से, एंड जो पैसा आपको आता है वो आप जमा करा दीजिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। उसका कोई लॉजिक नहीं था, बट कह दिया जमा करवा दो। चलिए, उसके बाद में आता है एक और फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, GRD सिक्योरिटीज वर्सेस NSE। यहां पर क्या हुआ है? एक व्यक्ति ने मार्जिन ट्रेडिंग बताया था मैंने आपको, तो आपको मार्जिन डिपॉजिट करना होता है ब्रोकर के पास, और ब्रोकर अलाउ करता है आपको ट्रेड करने के लिए। एक ब्रोकर ने क्या किया, उसको मार्जिन मिला ही नहीं, बट फिर भी उसने कह दिया कि मार्जिन आया, उसने अपने क्लाइंट को ट्रेड करने दिया। जैसे ही इस बारे में पता चला सेबी को, सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी। कितने अमाउंट की? जितना शॉर्टफॉल ऑफ मार्जिन था उसकी। फॉर एग्जांपल, उसने 2 करोड़ की ट्रेड करने दी थी अपने क्लाइंट को विदाउट मार्जिन, तो उसके ऊपर ब्रोकर पे पेनल्टी भी कितनी लगा दी? 2 करोड़ की। तब ब्रोकर हाथ जोड़ के गया सैट के पास कि सर, आपने जो ये मेरे ऊपर बैन लगा रहे हो ना डेरिवेटिव सेगमेंट वगैरह का, उससे मेरा पूरा साल भर का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए।
मेरा 3 लाख का साल भर का प्रॉफिट और आप पे पेनल्टी लगा रहे हो मुझ पे 2 करोड़ रुपए की, इट इज इम्पॉसिबल, हमारी कंपनी लिक्विडिटी हो जाएगी आपकी पेनल्टी के तहत। तो भले ही सेबी का एक सर्कुलर था कि अगर मार्जिन रिसीव किए बिना ट्रेड करने दिया तो जो अमाउंट ऑफ मार्जिन होगा वही पेनल्टी लगेगी, बट इस केस में बिल्कुल भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगी। तो सेबी ने उस चीज को कंसिडर करके पेनल्टी को रिड्यूस किया। देखो क्या हुआ यहां पर, SAT held appellants have violated the norm, penalty to be ordered, but penalty of 2 crore is disproportionate, hence to be reduced। और यहां पे देखो उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बताया था 3 लाख, दिख रहा है आपको? यस 3 लाख। तो उन्होंने कहा कि भैया जो आप हम पे पेनल्टी लगा रहे हो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, इसमें हमारा साल भर का प्रॉफिट इज 3 लाख रुपीस, और अगर आप 2 करोड़ की पेनल्टी बोल दोगे तो हमारी कंपनी ही ये सेगमेंट से पूरी बैंकरप्टी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से इसमें एक लिबरेशन, एक लिबर्टी रखी उन्होंने, और उन्होंने कम कर दिया पेनल्टी फ्रॉम 2 करोड़ टू सम रिड्यूस्ड अमाउंट। चल, ये हुआ वापस फैक्चुअल ओरिएंटेड केस। फिर वापस आता है हमारे सामने SL22 सेबी वर्सेस किशोर रजमेरा। इनका कहना था भैया जी कि कितना डिग्री ऑफ प्रूफ चाहिए कि हम ब्रोकर को लायबल हेल्ड कर पाए। अच्छे समझो, हुआ क्या, वही मिसमैच ट्रेड, नॉन जेन्युइन ट्रेड, कि कुछ लोग यहां से बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहां से सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और एक आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को बढ़ा रहे हैं। यहां पे सवाल यह था कि ब्रोकर को लायबल हेल्ड कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट ऐसा कर रहा है तो। इस केस में इन्होंने बोला इवन इफ द ब्रोकर इज अवेयर दैट क्लाइंट्स आर रिलेटेड, कि ए और बी रिलेटेड है, ब्रोकर को पता था, एंड शेयर इज एन इलिक्विड शेयर, कि जिस शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इलिक्विड है। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल वॉल्यूम, ये जो मिसमैच ट्रेड है ये आप सिर्फ इलिक्विड शेयर में कर सकते हो, लिक्विड शेयर में आप कर ही नहीं सकते हो। एंड लास्ट, वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट। ये तीनों चीजें अगर ब्रोकर को पता है तो भी आप ब्रोकर को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते। वापस एक बार, कभी भी यार मिसमैच ट्रेड हो रही है, आपके यहां पे आर्टिफिशियल ट्रेड हो रही है, नॉन जेन्युइन ट्रेड्स हो रही है, तो इसके लिए ब्रोकर को लायबल हेल्ड किया जा सकता है। नहीं, क्लाइंट्स कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई, हम लोग मिलके मिसमैच ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या इन चीजों के लिए, क्या इसके लिए हमारे ब्रोकर को लायबल हेल्ड कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर ये तीन चीजें भी हैं, क्या ब्रोकर को पता है कि हम रिलेटेड है, ब्रोकर को पता है कि हम बड़े वॉल्यूम में इलिक्विड शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी ब्रोकर लायबल नहीं है। मैलिफाइड इंटेंशन को नहीं, ब्रोकर को ये थोड़ा पता है हम फ्रॉड कर रहे हैं, इलिक्विड शेयर में बड़े वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं, पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पे ब्रोकर लायबल नहीं है। तो ब्रोकर लायबल नहीं होगा। फिर आपके नॉलेज के लिए मैंने एक और केस दिया था कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्रोकर लायबल नहीं होता है, कुछ केसेस में ब्रोकर को लायबल भी हेल्ड किया है। वहां पे क्या केस था कि ये ब्रोकर था, दो ब्रोकर के ही अलग 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 क्लाइंट्स हमेशा मिसमैच ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि भैया जी यहां तो ब्रोकर इन्वॉल्व है। तो नॉर्मल केसेस में दो क्लाइंट ही ट्रेड कर रहे थे तो ठीक है, यहां पर दो ब्रोकर हैं, उनके ही अलग 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 क्लाइंट हमेशा मिसमैच ट्रेड करते हैं। सो कॉमन जो क्वेश्चन है हमेशा मिसमैच ट्रेड में क्या रहा है, ये दोनों ब्रोकर, तो ऐसे केस के अंदर कभी कभी ब्रोकर को भी लायबल हेल्ड किया है। अरे गधों, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? तो शुभम शुक्लेचा और उसका भाई हर्षित शुक्लेचा, मेरा डीमैट अकाउंट है मोतीलाल ओसवाल, उनका डीमैट अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग, हम लोगों ने मिसमैच ट्रेड किया, तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग यहां पर लायबल नहीं है। बट मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल का ही एक क्लाइंट है ए, वो मिसमैच ट्रेड कर रहा है एंजल ब्रोकिंग के बी के साथ, ठीक है, थोड़े समय बाद मोतीलाल ओसवाल का ही सी, वो मिसमैच ट्रेड कर रहा है एंजल ब्रोकिंग के ही डी के साथ, और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज आए, तो समझ में आ रहा है कि यही ब्रोकर है जो मिसमैच ट्रेड करवा रहे हैं। तो उस केसेस, उन कुछ केसेस के अंदर कोर्ट ने कभी कभी ब्रोकर को भी लायबल हेल्ड किया है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ब्रोकर को लायबल हेल्ड किया है, और जो केस हमने ऊपर पढ़ा इसमें ब्रोकर को लायबल हेल्ड नहीं किया है। तो ब्रोकर को इवन वो तीन चीजें पता भी है तो ब्रोकर को आप लायबल हेल्ड नहीं कर सकते, अनलेस कुछ ब्रोकर हैं और उसके अंदर उनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा ही ट्रेड कर रहे हैं आपस में, तो वहां पे ब्रोकर लायबल हो जाता है। आई होप वी आर क्लियर। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा SL23 नेसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके अंदर क्या हुआ था, एक एंटिटी है, उसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू कर दी है, और वहां पे उसने प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट को क्रॉस कर दिया, पब्लिक इशू, डीम पब्लिक इशू हो गया, लेकिन उसने पब्लिक इशू की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया, तो यहां पर ऑर्डर किया गया कि सर ये पूरा का पूरा पैसा आप लोगों को रिफंड करिए। बिकॉज अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं दैट इज अ डीम पब्लिक इशू, फिर आपको पब्लिक इशू के सारे सेक्शंस को कंप्लाई करना है, आप नहीं कर रहे तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। फिर आता है SL24 ओपी स्टॉक लिमिटेड वर्सेस ANR। यहां पर बहुत अच्छा इशू था, ऐसे इश्यूज, ऐसे केस हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा संभावनाएं रखते हैं एग्जाम में आने की। क्या केस था यहां पर इतना सा पूछा गया था कि क्या किसी इन्वेस्टर का कंप्लेन फाइल करना जरूरी है या फिर सेबी खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है? क्या इन्वेस्टर कंप्लेन फाइल करना जरूरी है क्या? जल्दी से बताओ। नो,
SEBI does not require investor to file a complaint to initiate the investigation or pass an order. SEBI can take cognizance on its own. SEBI खुद से cognizance ले सकता है. OP. उसके बाद में आता है SL25 बर्न एनर्जी. इसके फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से. इसके अंदर एक नया रेगुलेशन ही हमने पढ़ा. इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि Burren and UBL have violated takeover regulation by appointing the directors during the offer period. अच्छे समझना, दो केसेस हैं. टेकओवर कोड के लिए हम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, उन दोनों की समरी आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है. एक केस ये था, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है. सुनो, आपके दिमाग में राजीव रतन आ रहा है, उसको निकालो पहले. राजीव रतन वाला केस दूसरा है, बर्न एनर्जी वाला केस दूसरा है. इन दोनों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं है. बर्न एनर्जी वाले केस के अंदर तो क्या हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज थी अलग अलग जगह से, इंग्लैंड से, कैलिफोर्निया से, मॉरिशस से, और इंडिया की एक छोटी सी कंपनी थी. ये हुआ था. तो हुआ बस इतना सा था कि से इंडिया की एक कंपनी है, दैट इज कंपनी 4. उस कंपनी 4 के शेयर्स थे कंपनी 3 के पास, उस कंपनी 3 के शेयर्स थे कंपनी 2 के पास. ऐसा इमेजिन कर लेते हैं. तो कंपनी 2 इज द सुप्रीम होल्डिंग कंपनी, उसके पास दैट इज कंट्रोलिंग कंपनी 3, और कंपनी 3 इज कंट्रोलिंग कंपनी 4 इन इंडिया. ओके, तभी क्या हुआ, बर्न एनर्जी ने वो जो कंपनी 2 थी जिसके पास ये सारे कंपनीज के शेयर्स थे, उसके शेयर ही खरीद लिए. तो सडनली हुआ ये कि बर्न एनर्जी नाउ हैज 23% शेयर्स इन द कंपनी इन इंडिया. जबकि इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. तुमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तुमको नहीं याद आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ. मिक्स हो जा रहा है ना. हाँ, इसीलिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो. आपके दिमाग में वो आ रहा है, कौन? वो राजीव रतन, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनीज थी. कंफ्यूजन 1% भी होना नहीं चाहिए. ये हो गई बर्न एनर्जी. इधर ले लेते हैं कैलिफोर्निया की कंपनी यूनोकल. हाँ सर, यूनोकल कैलिफोर्निया. फिर यहां पर ले लेते हैं यूनोकल इंडिया, नहीं यूनोकल इंटरनेशनल. यूनोकल इंटरनेशनल हो गया सबसे पहले कैलिफोर्निया में. उसके बाद में दूसरा क्या नाम था, यूनोकल मॉरिशस की कंपनी ले ली, कोई बात नहीं. और यहां पर जो इंडियन कंपनी थी उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी. अच्छे समझो, ये है. इसमें भारत में सिर्फ ये कंपनी हिंदुस्तान वाली याद आ रहा है. यूनोकल कैलिफोर्निया, यूनोकल मॉरिशस, और ये बी तो इंग्लैंड में है ना. चलो, ये हो गया. इस कंपनी के पास इसके शेयर्स, इस कंपनी के पास इसके शेयर्स. इंडियन कंपनी के शेयर्स थे यूनोकल मॉरिशस के पास. तभी बर्न एनर्जी ने यूनोकल मॉरिशस के शेयर्स खरीद लिए फ्रॉम यूनोकल कैलिफोर्निया. यूनोकल कैलिफोर्निया से शेयर्स खरीद लिए बर्न एनर्जी ने. तो अब जो हायरार्की बन गई वो ऐसी बन गई है, ब्लू वाली. यूनोकल कैलिफोर्निया है ही नहीं पिक्चर के अंदर. बर्न एनर्जी के पास शेयर्स हैं यूनोकल मॉरिशस के, और यूनोकल मॉरिशस के पास में शेयर्स हैं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के. बिल्कुल ठीक है. बट इससे हो गया है इनडायरेक्ट एक्विजिशन, और ओपन ऑफर देना पड़ेगा इसे. बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो हम ठीक है. अब इन्होंने क्या किया है, ओपन ऑफर दिया तो है, लेकिन ओपन ऑफर देने के पहले इन्होंने 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए यूनोकल मॉरिशस में, और वही 2 डायरेक्टर अपॉइंट हो गए इस कंपनी के अंदर. एंड देयर वाज अ रेगुलेशन व्हिच क्लियरली सेज ड्यूरिंग द ओपन ऑफर पीरियड द अक्वायरर और पीएससी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी. याद आ रहा है. सो यहां पे बर्न एनर्जी ने डायरेक्टर अपॉइंट करके गलत किया. 2 लीगल इशू बने थे यहां पे. सबसे पहला लीगल इशू बना था कि ये जो प्रोविजन है दैट अक्वायरर और पीएससी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ओपन ऑफर पीरियड, उसमें ये क्या इंडिविजुअल पे है या कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट विल बी एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स एज वेल. दूसरा प्रोविजन ये आया कि जो ओपन ऑफर का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट कहां से होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एमओयू. इस केस में तो एमओयू ही साइन नहीं हुआ है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर परचेज अग्रीमेंट. आर वी अंडरस्टैंडिंग. तो ये बिल्कुल अलग है. जिससे आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो वो है हमारा राजीव रतन, उसकी एक कंपनी, और यहां पर उसकी एक कंपनी जिसका नाम क्या था, लॉरेल. ये एपिलेंट था. यहां पर एक दूसरी कंपनी इंडिया बुल्स, आइब्रिल, और यहां पर उसकी भी एक और कंपनी. ये कौन सी थी, रतन इंफ्रा. बिल्कुल ठीक है. और ये इस प्रकार से चल रहा था. और ये आइब्रिल के अंदर ये भी प्रमोटर, और आइब्रिल के अंदर लॉरेल भी प्रमोटर. तो अभी लॉरेल ने क्या किया, राजीव इंफ्रा के शेयर्स, रतन इंफ्रा के शेयर्स खुद ने खरीद लिए फ्रॉम दिस आइब्रिल. तो ये लीगल इशू हुआ यहां पर. उसके बाद में लॉरेल ने ओपन ऑफर दिया एट 3.4 रुपीज समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग पे दिया, और इन्होंने कहा कि देयर इज एन एग्जाम्पशन दे रखा है हमको रेगुलेशन 10 ने,
that if at all inter promoter transfer है between the promoters those who are promoter for 3 years or more, तो वो जो प्राइस होता है वो ऑफर प्राइस में एग्जाम्प्ट होगा, कंसिडर नहीं होगा। तो झगड़ा इस बात पे हुआ कि क्या इनको वो एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब कोर्ट ने ये कहा कि लॉरेल इज नॉट द प्रमोटर फॉर 3 years, वो तो प्रमोटर है ही नहीं ना डायरेक्टली रतन इंफ्रा का, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा और इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा एट 6.4। तो ये दो एकदम अलग अलग हैं, दोनों टेक ओवर कोड के हैं और दोनों में ही 5-5 कंपनी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एकदम केयरफुली पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इन दोनों के फैक्ट्स आपके नोट्स के अंदर आपको डिटेल में लिख के मैंने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे सामने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वर्सेस सेबी। इसके अंदर क्या था, ऐसे केस तो चलते फिरते निपटाते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर जो सेबी इशू करता है उनके ऊपर अपील कर सकते हैं क्या सैट के पास? द आंसर इज नो। सेबी के जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स जो हैं उनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं सैट के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर जो सेबी इशू करता है उसके अगेंस्ट हम सैट के पास अपील नहीं कर सकते। वंडरफुल। फिर आता है यही लॉरेल वाला केस जो हमने अभी भी डिस्कस किया। इसके अंदर लीगल इशू ये था कि जब एक लॉरेल ओपन ऑफर दे रही है तब ओपन ऑफर का प्राइस क्या रहेगा, तो उसमें एक एग्जम्पशन था जिसका बेनिफिट लेना चाहते थे कि अगर इंटर प्रमोटर ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन दोस्त प्रमोटर जो कि 3 या उससे ज्यादा साल के लिए प्रमोटर हैं, तो वो जो प्राइस होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वेदर लॉरेल वॉज प्रमोटर फॉर 3 और मोर ईयर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नो। हम लोग प्लेन रीडिंग ऑफ प्रोविजन पे जाएंगे तो लॉरेल डायरेक्टली रतन इंफ्रा का प्रमोटर नहीं था। लॉरेल वॉज द प्रमोटर ऑफ आइब्रिल एंड आइब्रिल वॉज द प्रमोटर ऑफ रतन इंफ्रा, तो डायरेक्टली वो प्रमोटर नहीं था, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो 3 साल से प्रमोटर नहीं है और ओपन ऑफर देना पड़ेगा, 6.4 को कंसिडर करना पड़ेगा। याद आ रहा है? चलिए, जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर आता है दुष्यंत दलाल, बहुत अच्छा सा था। इतनी सी बात थी, एडिशनल इंटरेस्ट अंडर 28A, बहुत बढ़िया होता है उसके साथ में। इसको सबसे पहले सेबी ने ऑर्डर पास किया, ये तुमने वायलेशन किया है, तुमको 4 करोड़ का वायलेशन और 2 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। वो सेट के पास गया, सेट ने कहा 4 करोड़ का पेनल्टी, 2 करोड़ का इंटरेस्ट और ये ऊपर से एडिशनल इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा 28A का। तो ये गया, अरे सर मेरे साथ ऐसा ऐसा मत करो। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पे जो पेनल्टी और इंटरेस्ट तो सही है, लेकिन एडिशनल इंटरेस्ट अंडर 28 आपके ऊपर 28A आपके ऊपर नहीं लगेगा, बिकॉज 28A जब आया उन्होंने क्लियरली कहा है कि 28A प्रोविजन आने के बाद जो पेनल्टीज इंपोज हो रही है सिर्फ उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा, और ये केस में पेनल्टी इंपोज हो चुकी है 28A के पहले। तो 28A जो है उसका बिल्कुल भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। 28A का एडिशनल इंटरेस्ट कैन बी इंपोज ओनली एंड ओनली ऑन दोस पेनल्टीज व्हिच आर इंपोज्ड आफ्टर 28A। क्लियर? चलो उसके बाद में जाते हैं हम 29 रत्नावली कैपिटल मार्केट लिमिटेड। याद आ रहा है 5000 के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, ये वही लोग हैं। तो रत्नावली और उसकी एक और रत्नावली कैपिटल मार्केट, इन लोगों ने मस्सी से बिजनेस करे थे। रत्नावली ने भी 5000 रुपए दिए थे 5 साल के लिए अपनी फीस। तभी सेबी एक सर्कुलर ले आई कि मिनिमम नेटवर्थ 3 करोड़ है। रत्नावली की मिनिमम नेटवर्थ 3 करोड़ नहीं थी, तो वो अपनी ही एक और कंपनी रत्नावली कैपिटल मार्केट के साथ में मर्ज हो गई और अब इनकी मिनिमम कैपिटल 3 करोड़ थी। ठीक है, सेबी का एक और सर्कुलर आया कि जो भी मर्जर हो रहे हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उनको वापस फीस पे करने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने पहले फीस पे की है। तो रत्नावली ने भी कहा कि अरे हाँ, हमारा भी मर्जर हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो हमको भी फीस पे करने की जरूरत नहीं, हमने 5000 रुपए पहले भर रखे हैं। तो यहां पर इशू इतना सा था कि रत्नावली का जो मर्जर है, जो उन्होंने नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए किया है, वेदर दिस मर्जर विल बी टर्म्ड एज मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यस और नो? नो। कोर्ट हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड हियर दिस मर्जर इज नॉट अ मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ तब होते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, गवर्नमेंट ऑर्डर था, लिक्विडेट हो जाते हैं, ऐसे सिनेरियो में मर्जर हुआ, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां पे तो आपके पास ऑप्शन था ना। सो मर्जर टू मीट द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉट अ मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इनको फ्रेश फीस पे करनी पड़ेगी। वेरी इजी। चलिए, तो ये वॉलंटरी मर्जर है, मर्जर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट से 3 केसेस पे। पेंटा गोल्ड। पेंटा गोल्ड के अंदर क्या हुआ कि एक अंडरराइटर जब मिनिमम अंडरराइटिंग कंप्लाई नहीं हुआ, अब उसको अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन करनी थी, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाके उसको कंप्लाई कर सकता है क्या? सैट ने कहा कि हमको नहीं पता वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे केस में अगर ये हुआ है तो आप कंपनी का अलॉटमेंट तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी का अलॉटमेंट बिल्कुल सही है, शेयर इशू बिल्कुल सही है, कंपनी लिस्ट होना चाहती तो हो सकती है। अगर आपको पेनल्टी इंपोज करनी तो किसके अगेंस्ट करो? अंडरराइटर। एक्शन लेना है तो किसके अगेंस्ट लो? अंडरराइटर। तो अगर कभी भी अंडरराइटर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लिया है, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी का अलॉटमेंट रोका नहीं जा सकता। SL30। फिर आता है SL31। बॉय, इंफॉर्मेशन का हमने केस पढ़ लिया कि एक एंटिटी थी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेबी ने कुछ सर्कुलर इशू किए थे, उसने उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं किया।
तो उसके ऊपर सेबी ने 40 लाख की पेनल्टी इंपोज कर दी। ये सैट के पास गया कि सर सेबी हमेशा सर्कुलर में डेट देता है कब तक करना है, पे डेट ही नहीं दी थी और हमने थोड़े से बाद तो इंप्लीमेंट कर लिया ना, और सेबी के इतने सारे हमने ऑर्डर्स देखे, दिस इज टू मच फॉर डिलेड कंप्लायंस। तो उस केस के अंदर पेनल्टी को 40 लाख से रिड्यूस करके क्या कर दिया, 6 लाख रुपीस। दिस इज अनदर ऑर्डर फॉर इन्फॉर्मेशन। और लास्ट एक और इन्फॉर्मेशन के था एनएससी डार्क फाइबर कोलोकेशन केस। इस पर्टिकुलर केस में हुआ यह था कि एनएससी के अंदर कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसके लिए सेबी ने उनकी बहुत सारे ऑफिशियल्स और एनएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दिए थे। बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्डर दे डिस्चार्ज्ड 9 पीपल की, 9 लोगों की लायबिलिटी नहीं थी, इनको हम डिस्चार्ज करते हैं, इनकी कोई गलती नहीं थी। साथ में एनएससी के ऊपर 1 करोड़ और उनके डायरेक्टर्स वगैरह पे 50-50 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज की गई थी। दीज आर फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस एंड दिस इज ऑल फॉर योर सिक्योरिटीज लॉ। अब धीरे धीरे मस्ती से स्पीड बढ़ती रहेगी और आराम से केसेस समझ में आएंगे। अच्छा फोकस आपको करना है केस को लिखने पे। अब समझने का प्रोसेस इजी जा रहा है। अब आपने अगर लिखने पे भी एस कर दिया, अगर वो भी आप अच्छे से कर पाते हो ना, तो एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बिकॉज केसेस को जब आप देखते हो आप समझ पा रहे हो कि कुछ केसेस में क्वेश्चन पूछना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। ये टाइप के लीगल इशू वाले केसेस जिसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर पे अपील नहीं जाता, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ऐसी चीजों पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो नाउ द सेकंड फाइट इज गोइंग टू बी नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड बट टू एंश्योर आर वी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली और नॉट, राइट। तो ट्राई एंड फाइट इट दैट अप। आई थिंक 1-2 अभ्यास शीट के बाद में अब टाइम बाउंड फैशन में कैसे लिखना है उस पर हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार परफेक्टली लिखते कैसे हैं उस पर हम कंफर्ट लेवल पे आ जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस एंड आई विल सी यू पीपल ऑन मंडे। बाय। बस खेलो कूदो ऐश करो, बस बस बस।